हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का साइंस का जो मिड टर्म एग्जाम का प्रैक्टिस पेपर है शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया गया है उसको हम करेंगे। इसके कुछ पार्ट हम कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने क्वेश्चन थे सभी हम कर चुके हैं। आज इसके हम करेंगे थर्ड पार्ट, इसका आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन कर चुके हैं वो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं लेके जा रही हूँ आगे की तरफ, ये सारे क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके का आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और आप लोगों को वो सॉल्व करने होंगे, तो जरूर इसको देख के जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जहां से हमने स्टार्ट नहीं किया था। तो ये सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप जरूर से वो वीडियो देखिएगा और इन क्वेश्चंस को समझिएगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ से जो सेक्शन सी है उसको हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सॉरी सेक्शन बी को स्टार्ट करेंगे। 20th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, 21 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या कहा गया है। सबसे पहले, बर्फ के ठंडे पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें हमें क्यों दिखाई देती है? व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? तो देखो होता क्या, इस तरह से ग्लास है और यहाँ पे इस तरह से पानी की बूंदें दिखाई देती है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो पानी की बूंदें हैं, वो इस ठंडी सतह पर जब आती है तो अपनी एनर्जी को लूज कर देती है और बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो देखते हैं इसका आंसर हम। हवा में मौजूद जल वाष्प कांच की ठंडी सतह से के संपर्क में आता है, अपनी ऊर्जा खो देता है और पानी की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हवा के अंदर जो जल वाष्प है, पानी क्योंकि हवा के अंदर क्या जल वाष्प होती है, वो जब सतह से टकराता है, ठंडी सतह से टकराता है, तो अपनी ऊर्जा को खो देता है और पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम इन कॉन्टैक्ट इन कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास लूज इट्स एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्ट इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया था, द्रवों का घनत्व सामान्यतः ठोस की तुलना में कम होता है। जो द्रव है उसका घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। बताइए क्यों? लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। तो देखो क्या कहा यहाँ पे, क्वेश्चन समझो। एक्चुअली में होता क्या है, जो लिक्विड है उनकी जो डेंसिटी है, उनका जो घनत्व है ठोसों की तुलना में कम होता है, लेकिन जब आइस जब मतलब सॉलिड फॉर्म में आती है, मतलब कि जब पानी जब सॉलिड फॉर्म में आता है और आइस बन जाता है, तो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से ट्रायंगुलर इस तरह से हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, उसके अंदर एक समय में कम मॉलिक्यूल्स इतने, अगर हम वाटर की लिक्विड में बात करते हैं तो इसमें लिक्विड में ज़्यादा आइस के वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन इतनी ही अगर आइस की हम बात करते हैं, उतनी ही आइस की बात करते हैं, तो उसके अंदर आइस के जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ट्राइंगल एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे उसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। इसकी वजह से उसके अंदर मॉलिक्यूल कम होने की वजह से क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। तो आइस की डेंसिटी वाटर, लिक्विड वाटर के कंपैरेटिवली जो उसका घनत्व है वो कम होता है। इसी वजह से जो आइस है वो क्या करती रहती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। आइस इज लेसर डेंसर देन द वाटर बिकॉज इन द आइस मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन रिजिड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्यू टू द केज लाइक स्पेस रिमेन इन द बॉन्डिंग। उनकी जो बॉन्डिंग होती है, H2O की जो बॉन्डिंग होती है, वो इस तरह से हो जाती है कि वो टेट्राहेड्रल मतलब कि इस तरह की एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बट वाटर मॉलिक्यूल रिमेन लीनियर बॉन्डिंग। और जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो इस तरह से सीधा होता है, जबकि जो आइस का मॉलिक्यूल होता है वो इस तरह से टेट्राहेड्रिक होता है, जिससे कि क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर वो क्या हो जाता है, लेस डेंसर हो जाता है। एज द वॉल्यूम ऑफ द आइस बिकम इज ग्रेटर, जिसकी वजह से क्या होता है, आइस की वॉल्यूम ग्रेटर, इट इज लेसर डेंस, जो क्या हो जाता है, वो लेसर हो जाता है और फ्लोट करने लग जाता है। देखिए बर्फ पानी की तुलना में कम घनत्व वाला होता है, घनी यहाँ पे घनत्व है, क्योंकि बर्फ के अणु स्वयं को एक कठोर चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित कर ले। टेट्रा है ना, टेट्रा मतलब कि 4, तो चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित कर लेते हैं, जिसके कारण उनके बंधन में पिंजरे के जैसे स्थान बन जाते हैं। मतलब इस तरह से वो अपनी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पिंजरे के जैसे स्थान बन जाता है उनके बीच में। लेकिन पानी के अणु रेखिक बंधक रूप में होते हैं। जैसे जैसे बर्फ का आयतन अधिक हो जाता है, वह कम सघन, जैसे जैसे क्या होगा, बर्फ बढ़ती जाएगी, उसका आयतन क्या होता जाएगा, उसकी वॉल्यूम जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कहा गया। भंडारण के दौरान अनाज के नुकसान के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार हो सकते हैं? व्हाट फैक्टर में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस ऑफ द ग्रेन ड्यूरिंग द स्टोरेज? कौन कौन से हो सकते हैं? देखो बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देखिए आंसर में क्या आ जाएगा।
अनाज के भंडारण के दौरान विभिन्न जैविक कारक जैसे कि कीड़े, कृंतक, घुन, कवक, बैक्टीरिया आदि विभिन्न तथा अजैविक कारक जैसे कि अनुचित नमी, तापमान, धूप की कमी, बाढ़ आदि अनाज के नुकसान के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो जैविक और अजैविक दोनों ही घटक। देखिए आंसर क्या हो जाएगा। ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन वेरियस बायोटिक फैक्टर्स सच एज इंसेक्ट, रोडेंट, माइट्स, फंगी, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स सच एज एप्रोप्रिएट मॉइस्चर, टेम्परेचर, लैक ऑफ सनलाइट, फ्लूइड, ये सब क्या हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं ग्रेन के लॉसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आप कैसे पुष्टि करेंगे कि आपको दिया गया रंगीन तरल शुद्ध पानी है? हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड इन गिवन यू अ प्योर वाटर? तो किस तरह से प्योर आप साबित कर सकते हैं कि जो प्योर कलरलेस वाटर है वो पानी है? अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट और उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो हमें पता चल जाएगा कि वो कैसा है, तरल शुद्ध पानी है। आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा। इफ कलरलेस लिक्विड बॉयल हैज अ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री, बॉइलिंग कितना होगा 100 डिग्री पर और मेल्टिंग कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस एट रिस्पेक्टिवली, देन वी कैन से दैट लिक्विड गिवन इन अ प्योर वाटर। देखिए यदि एक रंगहीन तरल फोड़ेक, यहाँ पे रंगहीन तरल आ जाएगा, रंगहीन तरल का क्वथनांक और गलनांक क्रमशः 100 डिग्री और 0 डिग्री होता है, तो हम कह सकते हैं कि आपको दिया गया तरल जो है वो शुद्ध पानी है। एक रंगहीन द्रव्य लिख दीजिएगा यहाँ पे, द्रव्य का क्वथनांक और गलनांक 100 डिग्री और 0 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि आपको दिया गया जो पानी है वो तरल शुद्ध है। इसके और में एक क्वेश्चन दिया गया है, सममांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो देखिए आंसर क्या हो, समरूप मिश्रण मतलब कि सममांगी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सममांगी। सममांगी मिश्रण में आमतौर पर पूरे मिश्रण में एक समान संरचना होती है, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, उनकी सबकी संरचना क्या होती है, समान होती है। जबकि विषमांगी मिश्रण, यहाँ पे विषमांगी मिश्रण कर दीजिएगा, विषमांगी मिश्रण की जो संरचना होती है उसमें एक से दूसरे बिंदु पर जो अणु है उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न हो सकती है। इसके अलावा सममांगी मिश्रण को हम अलग अलग नहीं कर सकते, जबकि जो विषमांगी मिश्रण है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि अगर विषमांगी मिश्रण में क्या, सममांगी मिश्रण में क्या किया जाए, जो एक दूसरे से पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, ये एक दूसरे से पूरी तरह से मिक्स नहीं हो सकते। तो इस तरह से कोई भी आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंट्स। देखिए किस तरह से लिखेंगे आप, होमोजेनस मिक्सचर जनरली हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू द मिक्सचर वेयर हेट्रोजेनस मिक्सचर हैव कंपोजिशन व्हिच मे वेरी फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट। मतलब इनमें क्या होता है, अलग अलग हमें क्या मिलेगी, संरचनाएं अलग अलग मिलेगी, अणु जो है वो अलग अलग मिलेंगे, जबकि जो होमोजेनस है उसमें सेम हमको सेम टाइप के अणु मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, एक ऑटोमोबाइल वाहन का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि वाहन को 1.7 ms की स्केल के ऋणात्मक त्वरण के साथ रोकना है तो वाहन को सड़क के बीच में कितना बल चाहिए? एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, व्हाट मस्ट बी फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ व्हीकल इज स्टॉप विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द 1.7 ms स्केल। तो आइए करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले देखो मास कितना दिया गया है 1500 kg। उसके बाद एक्सीलरेशन कितना दिया गया -1.7। यहाँ माइनस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि उन्होंने कहा है नेगेटिव, ms स्क्वायर हो जाएगा। हमें निकालना है f, फोर्स निकालना। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, f इक्वल क्या होता है ma। तो m की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1500 और a की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, बहुत ही इजी है, -1.7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2550 n न्यूटन यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड फोर्स इज -255 n। देखिए क्या है, द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1500 किग्रा, एक्सीलरेशन a तो यहाँ कितना हो जाएगा -1.7 ms की स्क्वायर। f हमें f निकालना है, यहाँ पे देखो f क्या हो जाएगा m इंटू a हो जाएगा। तो 1500 इंटू -1.7 करेंगे तो -225 आ जाएगा। वाहन n यहाँ पे न्यूटन दिया गया है तो आप यहाँ पे n लिख देंगे। वाहन और सड़क के बीच बल कितना हो जाएगा -225 n। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 में क्या कहा गया है, 24 कर चुके हैं हम। एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है। वस्तु की औसत गति क्या है? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मिनट इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो सबसे पहले देखो इसके अंदर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 + 16 32 और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 and 2 6। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले कुल तय की गई दूरी s किसके इक्वल हो जाएगा 16 + 16 22। पहले 16 चला फिर 16। कुल समय कितना हो जाएगा 4 + 2 6s। तो औसत गति क्या हो जाएगी, यहाँ पे दूरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कर दीजिएगा 36 / 32। क्या कर देंगे आप, 1 सेकेंड,
तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 1 सेकेंड। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 6, तो d डिवाइडेड बाय टी या s डिवाइडेड बाय टी लिख देंगे। आप क्या लिख देंगे, s डिवाइडेड बाय टी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5.33 मीटर स्क्वायर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर s इक्वल किसके हो जाएगा, 32 मीटर के। टोटल टाइम कितना है, 4 + 2 6 मीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 632 यहाँ पे नहीं आएगा, 32 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5.33 मीटर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहा गया, यदि गोल्जी उपकरण नहीं होता तो कोशिका के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। व्हाट वुड हैपन इन द लाइफ इफ अ सेल इज देयर नो गोल्जी ऑपरेटर्स। देखो गोल्जी ऑपरेटर का काम क्या है, लाइसोसोम्स बनाना। अगर गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं होंगे तो लाइसोसोम्स नहीं बनेंगे। लाइसोसोम का काम क्या है, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनको बनाना, और सेल में क्या है, डाइजेशन का काम करना। अगर ये काम नहीं होगा तो सेल क्या करेगी, डाई हो जाएगी, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो देखते हैं आंसर। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, लाइसोसोम वुड नॉट be generated in the absence of the Golgi operator। अगर Golgi operator नहीं होंगे तो lysosome would not be generated and cell would not eventually die। Cell would eventually die as a result of buildup of dead and damaged molecule and organelles। क्या होंगे, डेड एंड जितना भी डेड एंड डीके मटेरियल होगा वो सेल के अंदर ही रहेगा, जिससे कि क्या होगी, सेल इवेंचुअली डाई हो जाएगी। मटेरियल वुड नॉट लॉन्गर पैकेजिंग, कोई काम पैकेजिंग का नहीं हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का कोई काम नहीं हो पाएगा। इफ Golgi operator वर एब्सेंट द सेल सेक्रेटरी फंक्शन यूनिट विल ऑल्सो स्टॉप। जो सेल के काम है बाकी के सारे वो स्टॉप हो जाएंगे। तो देखिए क्या आंसर लिखेंगे हम, गोल्जी तंत्र की अनुपस्थिति में लाइसोसोम उत्पन्न नहीं होंगे, लाइसोसोम बन नहीं पाएंगे, उत्पन्न नहीं होंगे, लिख देंगे बन नहीं पाएंगे, और कोशिका अंततः मृत और क्षतिग्रस्त अणुओं और जीवों के निर्माण के फलस्वरूप खुद ही मर जाएगी। मतलब वो क्या करेगी, डाइजेशन, लाइसोसोम नहीं बनेगा तो जीवाणु जो है, जो डाइजेशन का काम नहीं कर पाएंगे, पाचन का काम नहीं कर पाएंगे, जिससे कि सेल में क्या होंगे, क्षतिग्रस्त अणु और ये सब चीजें रहेंगी, जिससे सेल खुद मर जाएगी। यदि गोल्जी उपकरण अनुपस्थित होगा तो जो जितनी भी सामग्री है उसका पैकेजिंग का काम, परिवहन का काम नहीं हो पाएगा, और कोशिका के स्रावी कार्य भी सभी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब हम सेक्शन सी करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। सेक्शन सी में 27 क्वेश्चन। चाय बनाने के लिए आप जिन चरणों का उपयोग करेंगे उन्हें लिखिए। विलयन, विलायक, विलेय, 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 अघुलनशील, छानना, अवशेष शब्दों का उपयोग करेंगे। इन शब्दों का उपयोग करते हुए चाय बनाने के लिए किन चरणों का उपयोग किया जाता है वो आपको लिखना है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, हम चाय बनाने के लिए पानी को विलायक के रूप में लेते हैं। चाय बनाने के लिए पानी में विलेय के रूप में चाय पाउडर, दूध और चीनी मिलाते हैं। देखो सब इन शब्दों का यूज करना है आपको। पानी में विलेय को घोलने के लिए इस घोल को गरम करेंगे। गरम करने के बाद हम देखते हैं कि चीनी, दूध और पानी घुलनशील है। चीनी, दूध और पानी घुलनशील है। चाय पाउडर अघुलनशील है, इसलिए चाय के पाउडर को अवशेष को चाय से अलग करने के लिए चाय को छान लेंगे। तो यहाँ पे चाय बनाने की नॉर्मल प्रोसेसिंग है, जैसे कि नॉर्मल चाय बनाते हैं, लेकिन आपको इन शब्दों को यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे छानना हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, अलग करना, ये सब चीज़ों को यूज़ करते हुए आपको चाय बनाने की प्रोसेसिंग यहाँ पर बतानी है। देखिए कैसे करेंगे हम। वी टेक वाटर एज ए सोलवेंट टू मेक टी। एड टी पाउडर, मिल्क, शुगर एज ए सोलवेंट टू वाटर टू मेक टी। हीट this solution, dissolve the solvent water. After heating we can see the sugar, milk soluble in a water but tea powder insoluble. Therefore filter the water to separate out the tea powder residues from the tea। तो ये सारे आपको यहाँ पे शब्द देखिए, सारे के सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने थे और सिंपल चाय की प्रोसेसिंग आपको बतानी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको इंग्लिश में रीड करते हैं। राइट द स्टेप वुड यू यूज टू मेकिंग टी। यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिसॉल्व, सोलेबल, इनसोलेबल, फिल्ट्रेशन एंड रिड्यूस। हमने सारे शब्दों का यूज किया, वर्ड्स का यूज किया। इन्हीं वर्ड को यूज करके आपको क्या करना था, सिर्फ चाय बनाने की प्रोसेसिंग लिखनी थी। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, एक घोल में 320 मिलीग्राम पानी और 40 ग्राम सामान्य नमक होता है। एक घोल में 320 मिलीग्राम पानी और 40 ग्राम सामान्य नमक होता है। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के इसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, यहाँ पे देखते हैं। A solution contain 40 gram common salt, 320 gram water. Calculate the concentration of term as a mass by mass percentage by the solution। तो देखिए सबसे पहले मास ऑफ वाटर, सोल्यूट कितना है 40 ग्राम, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो वाटर है उसको भी ऐड कर देंगे। 320 वाटर था, 40 क्या है इसके अंदर सोल्यूट है, तो हमारा सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 360 ग्राम। फर्स्ट हो गया। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 100। तो हम क्या करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 360,
मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11.11 हमारा परसेंटेज हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे। पानी का द्रव्यमान विलेय, पानी का द्रव्यमान नहीं लिखेंगे, विलेय यहाँ पे कितना है 40 ग्राम है। पानी का द्रव्यमान नहीं लिखेंगे, गलत लिखा गया। सॉल्वेट यहाँ पे चीनी वगैरह लिया गया तो उनका द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम। अब विलयन का द्रव्यमान यहाँ पे कितना हो जाएगा 320 प्लस 40। पानी का कितना था 320 था ना, तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। अब विलयन की सांद्रता किस तरह से निकाली जाती है, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलयन का द्रव्यमान। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई 360 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 11.11% आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पानी की जगह नमक आ जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे नमक लिख देंगे। अगर इंग्लिश में मैंने गलत बता दिया है तो वहाँ पे आप सॉल्ट लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, उपयुक्त चित्र द्वारा समझाइए। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, एक्सप्लेन विद सुटेबल डायग्राम। तो आपको एक्सप्लेन भी करना है और डायग्राम भी बनाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसके अंदर, एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के माध्यम से। कौन सी प्रक्रिया होती है, एंडोसाइटोसिस। एक अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। चूंकि इसकी कोशिका झिल्ली पर्याप्त रूप से लचीली होती है, इसीलिए भोजन के कण एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हुए इसे घेर लेते हैं, जैसे जिसे स्यूडोपोडिया के सहायता से प्रदान की जाती है। अमीबा भोजन के फंस जाने के पर घिरे हुए कण को पाचन करने के लिए पाचक एंजाइम स्रावित करता है। तो देखो एक बार आपको समझा भी देती हूँ कि देखो यहाँ पे किस तरह से होता है। आपको ये देखो, जैसे कि ये अमीबा है, अमीबा की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। अब ठीक है, यहाँ पे इसकी राजधानियाँ होती है। अब यहाँ पे मान लो कोई फूड मटेरियल रखा हुआ है, तो अमीबा क्या करता है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस किसे कहते हैं, इस तरह से क्या करता है, अपनी शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। फर्स्ट स्टेप उसने ये किया, उसके बाद सेकंड स्टेप उसने क्या किया, इस तरह से, फिर और उसने इस तरह से बढ़ा लिया। नेक्स्ट स्टेप वो क्या करेगा, इस तरह से और बढ़ा लेगा। ठीक है, समझ रहे ना, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। लास्ट में क्या करेगा, वो पूरा का पूरा इस तरह से कवर हो जाएगा और ये जो फूड मटेरियल है ये उसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से वो क्या करता है, अपनी फूड प्रोसेसिंग करता है। आपको एक एक करके स्टेप करके इस तरह से उसके सूडोपोडिया जो है वो आगे करते हुए दिखाने हैं और आपको इसका सोल्व करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए क्या कहा गया है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, इट्स सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। उसकी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फूड पार्टिकल आर एंगल्स फ्रॉम फॉर्मिंग ऑफ फूड वैक्यूल ग्रेडिंग इन विच असिस्ट बाय द स्यूडोपोडिया। अमीबा सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ द इंगल्फ पार्टिकल फ्रॉम द फूड इज ट्रैप। देखो अभी समझाया था, इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है। और अगर यहाँ पे फूड मटेरियल, तो ये क्या होंगे, यहाँ से सूडोपोडिया जिसके निकलेंगे और वो क्या करेंगे, इस तरह से बढ़ते जाएंगे और फाइनली ये सूडोपोडिया मैच हो जाएंगे और जो फूड है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर पहुंच जाएगा। तो गाइस वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइज।